चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम लोग जो कर चुके काम सारा, उसमें हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा आपके पास जो सेकंड चीज थी वो हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ लॉज क्या हैं। टाइप्स ऑफ लॉ जिसके अंदर पहला था कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ, दूसरा था स्टैट्यूट लॉ, तीसरा था पब्लिक और प्राइवेट लॉ, और चौथा हमने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा था, दैट वाज क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। ठीक है। अब जो जिन लोगों की आज पहली क्लास है, जिन्होंने पहले क्लास नहीं ली थी या जिनकी आज पहली क्लास है, तो बेटा जो पिछली क्लास गुजर चुकी है उसका आपको लिंक, अगर आप अहमद सर को कॉल करें तो आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे। वो आप लाजमी सुन लीजिएगा। लेकिन अगर पिछला नहीं भी सुना हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब जो आपके पास अब से हम स्टार्ट करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर चैप्टर नंबर 1 जो अभी हम स्टार्ट करेंगे अब की पूरी एंड तक की जो क्लास है। और कम से कम कुछ 6 मार्क्स के जो है वो पेपर एग्जाम जो है वो इस टॉपिक में से बन रहा होता है। सही। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। हायरार्की का एक वर्ड आएगा स्लैश, एक और जो वर्ड यहाँ पे आ सकता है जी सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, और एक और वर्ड यहाँ पे आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है जनाब, तो ये 3 वर्ड्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। पहला वर्ड क्या है? हायरार्की ऑफ कोर्ट है, दूसरे नंबर पे कोर्ट का स्ट्रक्चर है, और तीसरे नंबर पे सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, बात एक ही है। सही। तो इंग्लिश सिस्टम के अंदर जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है, जो कोर्ट जिस तरह से वर्किंग करते हैं, सिस्टम क्या है जो कोर्ट्स का है, तो उसके ऊपर हमें थोड़ी सी बात करनी है। ठीक। अच्छा जी, स्टार्टिंग है। सबसे पहले अगर आप मुझे बता सको, चैट बॉक्स थोड़ा सा रेडी रखिएगा, और आप सबके माइक ओपन है, आप सबके माइक ओपन है। अगर आपको में से किसी को आंसर करना है तो ही कैन अनम्यूट हिमसेल्फ। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हायरार्की? आपने F1 में पढ़ा होगा या कभी ना कभी सुना होगा, हायरार्की का मतलब क्या होता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, 6 मार्क्स का, तो कम से कम आपके पेपर में एग्जामिन होगा, आपके एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, अगर वो नहीं भी है तो इशू नहीं है, यहां से अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो इंशाल्लाह चीजें समझ में आएंगी। एनी आंसर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की? एनी आंसर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की? पोजीशन, ठीक है, और रैंकिंग करना, ठीक है, गुड हुज़ैफा, रैंकिंग हो गया। और एक दो वर्ड्स अगर और आ जाए। अब तक 2 वर्ड्स आए हैं हायरार्की की मीनिंग के लिए। नंबर 1 ऑर्डर, ठीक है, स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम, गुड हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जो आपने चारों ने वर्ड्स मुझे बताए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं एक 1 वर्ड में कन्वर्ट करूँ तो दैट विल बी लेवल, या हम कह सकते हैं स्टेप या ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अंदर जो है वो रैंकिंग की जाती है। सही। तो हायरार्की का मतलब होता है कि रैंक्स हैं, डिफरेंट रैंक्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केएनएस की हायरार्की की बात करूं तो जो टॉप है वो प्रिंसिपल हैं, और जो फॉर एग्जांपल पीएन है या हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हायरार्की में फॉर एग्जांपल लोएस्ट लेवल पे आते हैं, और हम जो टीचर्स हैं वो इन बिटवीन, मैनेजमेंट इन बिटवीन कहीं ना कहीं आ रही होती है। तो ये क्या है? हायरार्की। यानी जो पीएन है वो हायरार्की रैंकिंग में सबसे लो लेवल पे आएंगे, और हाईएस्ट लेवल के ऊपर प्रिंसिपल और बाकी तमाम लोग इन बिटवीन आ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये तो केएनएस की हायरार्की की बात हो रही है। तो कोर्ट्स के अंदर हायरार्की की क्या जरूरत है? देखिए पाकिस्तान हो या दुनिया के और ममालिक हो, तो बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं, छोटी बड़ी दरमियानी तमाम बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट का नाम क्या है? इफ आई कैन हैव आंसर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट का नाम क्या है? एनी आंसर? पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट का नाम क्या है? ठीक है जी, आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सही। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जी हमें हायरार्की की नीड क्या है? आसान काम ना करें कि जी हम तमाम लोगों को, जितने भी जजेस हैं उनको एक जगह बिठा देते हैं, और एक जगह बिठाकर जो है वो हम उनको कहते हैं जनाब कि आप यहाँ पे कोर्ट लगा लें, और जिस बंदे को भी कोर्ट में जाना है तो आपको डिफरेंट कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर जो है वो आप अपने केसेस को डिफेंड करें, अपने अपने जो भी आपके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। व्हाई वी नीड हायरार्की? हमें हायरार्की की नीड क्या है? एनी आंसर? कि हम कोर्ट्स को जो हमने छोटे बड़े कोर्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट कोर्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसका रीजन क्या है? व्हाई वी नीड हायरार्की? व्हाई वी नीड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स? टू डिस्ट्रीब्यूट ड्यूटीज,
ठीक है जी, टू डिस्ट्रीब्यूट ड्यूटीज, कि अगर हम एक ही कोर्ट के ऊपर सारा बर्डन डाल देंगे तो वो ओवर बर्डनाइज हो जाएगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे पहले ही जुडिशरी सिस्टम इतना डिले है, जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। कई दफा ऐसा होता है कि सजाए मौत की सजा होती है और जनाब उसको सजाए मौत दे भी दी जाती है और उसके बाद जाके अपील शपील के फैसले आते हैं कि जी वो तो बेगुनाह बंदा था। बहरहाल जो रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट रीजन फॉर दिस हायरार्की इज नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूट करना है ड्यूटीज को, ताकि एक कोर्ट जो है वो बर्डनाइज ना हो। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं, सारे केसेस एक तरह के तो नहीं होते ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई भी आपको अगर मर्ज है, किसी इंसान को, इंसान बीमार है, तो वो उस हिसाब से ही डॉक्टर के पास जाता है। अगर एक बंदे को हार्ट का इशू है तो वो हार्ट वाले डॉक्टर के पास ही जाएगा, वो कभी भी किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो जिस चीज का मर्ज है उसी का डॉक्टर है। सेम तरीके से जिस चीज का केस है, चाहे वो केसेस जो हैं वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो क्योंकि केसेस डिफरेंट हैं, तो इस वजह से हर केस की कोर्ट्स भी डिफरेंट है। केसेस के डिफरेंट होने की वजह से कोर्ट्स भी डिफरेंट है। क्वेश्चन मेरा क्या था कि व्हाई वी नीड हायरार्की। पहला आंसर आपने बताया कि जी ड्यूटीज को डिवाइड करने के लिए, ताकि एक कोर्ट जो है वो ओवर बर्डनाइज ना हो। और दूसरे नंबर पे मैंने जो आपको एक पॉइंट बताया कि जी क्योंकि केसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, इस वजह से हमें कोर्ट्स को भी उन टाइप्स के हिसाब से डिवाइड करना होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका अगर मैं रीजन देखें हम यहाँ पे कोर्ट्स की हायरार्की का, वो जनाब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस हायरार्की इज कि हमने यहाँ पर ह्यूमन एरर पॉसिबिलिटी है। जज जो है वो इंसान है, ठीक है, जज साहब जो है वो इंसान है। तो अगर आपके पास वो अपनी तमाम तर काबिलियत का इस्तेमाल भी करे तो स्टिल देयर इज अ चांस, देयर इज अ रिस्क कि जी वो ह्यूमन एरर हो सकता है, और उस ह्यूमन एरर की वजह से फॉर एग्जांपल डिसीजन जो है वो गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर या पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करें कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जुडिशरी बिक जाती है। जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जजेस को खरीद लिया जाता है, ठीक है। अभी वो आपने अगर देखा होगा कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ का जो केस था, उसके अंदर जो नैब के जज थे उनकी बाद में एक वीडियो भी लीक आउट हुई थी, जिसके अंदर वो निगोशिएट कर रहे थे बकायदा, ठीक है। तो ये क्या था कि आप जज को ही खरीद लेते हो, जजेस बिक जाते हैं यहाँ पे, तो फिर इस तरह तो इंसाफ तो कभी नहीं मिलेगा ना। तो होता क्या है कि भी बहुत चांसेस हैं ह्यूमन एरर के। तो इस ह्यूमन एरर वाले एलिमेंट को खत्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमने ये हायरार्की बना ली है। अज्यूमिंग फॉर एग्जांपल जिस तरह एक नैब कोर्ट ने जो है वो एक शख्स के खिलाफ जो है, या किसी भी जो छोटी कोर्ट है उसने अगर फॉर एग्जांपल किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी उसने डिसीजन लिया है, कोई भी उसने पनिशमेंट की है, कोई भी डिसीजन लिया है, और उस शख्स को लगता है कि यार ये तो गलत किया गया, ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, ये तो मुझे ये सजा नहीं देनी चाहिए थी, या पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर साहब हैं उमर अकमल, उनके ऊपर जो है वो फाइन किया गया, वो कुछ करप्शन का केस था, कुछ उसमें जो है वो मैच फिक्स का केस था, जिसकी वजह से उनको 3 साल का बैन किया गया, 3 साल के लिए उनको बैन किया गया, सही। तो अभी उमर अकमल ने क्या किया, उमर अकमल ने कहा जी मेरे से तो बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत हार्श डिसीजन है, इससे पहले भी इस तरह के केसेस आते रहे हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स की खाली सजा होती थी, मुझे आपने 3 साल की सजा दे दी है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को उसने क्या किया, उस जनाब ने, उमर अकमल साहब ने इस चीज को अपील किया है, ठीक है। इस डिसीजन को उन्होंने क्या किया, अपील किया। अपील करने का मतलब क्या होता है कि इस कोर्ट, जिस कोर्ट ने उनको डिसीजन दिया होगा, उस कोर्ट से जो नेक्स्ट है, जो हायरार्की में नेक्स्ट लेवल है, उस कोर्ट को उन्होंने जो है वो अपील किया कि जनाब ये केस मेरे खिलाफ हुआ और ये डिसीजन मेरे खिलाफ आया, तो काइंडली आप इसको रिव्यू करें और ये चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करें, सही। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से एक टेस्ट लूं और आप मेरे पास आ जाएं कि सर ये एक टेस्ट आपने दिया था तो इसमें तो बहुत जो है प्रॉब्लम्स है, हमें एक दो आंसर समझ नहीं आ रहे, तो मैंने कहा वो जो टीचर असिस्टेंट साहब होते हैं उनसे मैंने चेक करवाया था, या मैंने अपने किसी स्टूडेंट से चेक करवाया था, तो देखो इसमें ह्यूमन एरर की चांसेस पॉसिबिलिटी है ना। फॉर एग्जाम्पल टीए जो है, जो टीचर असिस्टेंट साहब है, अगर वो चेक करे, हो सकता है कि उसने एक आंसर को गलत चेक कर लिया, उसके बाद वो चीज जो है फॉर एग्जाम्पल टीचर के पास आई, तो टीचर उसको क्या कर रहा है, आपकी जो अपील थी कि सर ये मेरे टेस्ट में मार्क्स ठीक नहीं है, आपकी उस अपील को आप हायर अथॉरिटी पे है ना, टीचर असिस्टेंट से ऊपर जो हायर अथॉरिटी है वो टीचर है, तो अब जब टीचर ने उसको रिव्यू किया, रीचेक किया, तो अब वो जो ह्यूमन एरर वाले चांसेस हैं उसको क्या हो गया, वो मिनिमाइज हो गए, सही। तो मैं यहां तक बात रिपीट करता था थोड़ी सी। नंबर 1,
टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है यार बेटा, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, जिसका एक और नाम हम कह सकते हैं कोर्ट स्ट्रक्चर, कि कोर्ट का किस तरीके से निजाम चलता है, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स क्या है। क्वेश्चन ये था कि हायरार्की क्या होती है, आंसर ये था कि जो लेवल्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जिस डिवीजन के ऊपर छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी कोर्ट्स हैं, वो हायरार्की ऑफ कोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, वो दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई वी नीड दिस हायरार्की, हमें इस हायरार्की की नीड क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इस हायरार्की को। तो उसका आंसर ये था, 3 पॉइंट्स उसमें मेनली आंसर आए थे। पहला आंसर जो आप ही की तरफ से आया था कि अगर हम सब काम एक ही कोर्ट को दे देंगे तो वो कोर्ट ओवरबर्डनाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो बहुत डिले होंगे, जो केसेस है वो बहुत डिले होंगे। और एक लाइन लॉ में बोली जाती है कि जो प्रोसीजर है उसको हम जितना डिले करेंगे उतना वो इंसाफ से दूर होता चला जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन मिलता जाएगा उतना वो इंसाफ से दूर होता चला जाएगा। तो एक तो हम इसलिए इसको हायरार्की में लेके चलते हैं ताकि ज्यादातर डिले ना हो डिसीजंस, नंबर 1। नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि जी आपके पास क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं, बेसिक टाइप क्या थी, सिविल केस या क्रिमिनल केस, तो क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं तो उनको सुनने के लिए, उनकी डिसीजन के लिए, उनकी स्पेशलाइजेशन के लिए हम कोर्ट्स को भी अलग रखते हैं। ठीक, तीसरा रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि जी जो जजेस हैं वो भी ह्यूमन है। ठीक है, हो सकता है कि किसी भी जज की तरफ से केस सुनने में, जो जो लॉ है उसको समझने में, जो सजा है उसको समझने में गलती हो सकती है। तो अगर जिसको एक्यूज किया गया, यानी जिसको ये सजा सुनाई गई है, तो अगर वो समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और ये चीज गलत हुई है, तो ही हैज द राइट कि वो अपील करे, ताकि उससे ऊपर वाली जो कोर्ट है वो उस बंदे को दोबारा सुन ले और जो लोअर कोर्ट है उसके डिसीजन को एक दो मरतबा रिव्यू कर ले। ठीक हो गया जी। तो यहां तक कहानी के बाद अब मैं हायरार्की के ऊपर आ रहा हूं कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे लोअर कोर्ट से। सबसे जो लोअर कोर्ट हायरार्की के अंदर आती है दैट इज अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, दैट इज अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैं लोअर से टॉप पे जाऊंगा, ठीक है, दैट इज अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अच्छा जी, अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में 2-3 बातें सुन लें, उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट है जो कि सिविल केसेस को भी डील करती है और क्रिमिनल केसेस को भी डील करती है। सबसे लोअर कोर्ट कौन सी है जी, दैट इज मैजिस्ट्रेट कोर्ट। इसको हम खोलेंगे, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक टेबल समझ में आ जाए, वो एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाए, जिससे हमें पता लग जाए कि जी लोअर टू टॉप अगर चलेंगे तो क्या प्रोसीजर होगा। तो जनाब सबसे लोअर कोर्ट जो है दैट इज मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और नॉर्मली ये एक सिंगल जज कोर्ट होती है और ये सिविल केस और क्रिमिनल केस को डील कर रही होती है। अच्छा जी, अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो ऊपर कोर्ट्स है ना, वो 2 कोर्ट्स हैं। कौन कौन सी जनाब, एक है काउंटी कोर्ट और दूसरी है यहां पर क्राउन कोर्ट। मैं यूके की बातें कर रहा हूं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं। इसके पाकिस्तानी नाम भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हमने जो वर्ड्स याद रखने हैं, जो टर्म्स याद रखनी है, वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लीगल सिस्टम याद रखनी है। तो 2 कोर्ट्स इससे ऊपर कौन सी जनाब, एक काउंटी कोर्ट है और दूसरी कौन सी है, क्राउन कोर्ट है। काउंटी कोर्ट जो है वो सिविल केसेस को देखती है, काउंटी कोर्ट जो है वो सिविल केसेस को देखती है, जबकि आपके पास जो क्राउन कोर्ट है दैट डील्स विद द क्रिमिनल केसेस। कौन से केसेस हैं अभी इसको हम देखते हैं यहाँ पे, पर फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं चीज बता दूं कि आपके पास जो काउंटी कोर्ट है वो सिविल केसेस को, और जो क्राउन कोर्ट है वो सारे के सारे जो है वो आपके पास क्रिमिनल केस को डील कर रही होती है। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों कोर्ट्स जो हैं वो मैजिस्ट्रेट से तो ऊपर हैं, लेकिन ये दोनों कोर्ट्स का डिफरेंस ये है कि एक सिविल केसेस और दूसरे क्राउन केसेस, जो क्रिमिनल केसेस उनको देख रहा है, लेकिन इन दोनों का लेवल सेम है। ये दोनों हायरार्की में सेम लेवल पर है। जिस लेवल पे काउंटी कोर्ट है उसी लेवल के ऊपर जो है वो क्राउन कोर्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि काउंटी कोर्ट जो है वो सिविल केसेस को, जबकि क्राउन कोर्ट जो है वो क्रिमिनल केसेस को देख रही है। सही। अच्छा जी, अब इससे ऊपर जो कोर्ट है, जो काउंटी और क्राउन दोनों से ऊपर कोर्ट है, दैट इज हाई कोर्ट। पाकिस्तान में भी हाई कोर्ट है और यूके के अंदर भी उसका नाम जो है वो हाई कोर्ट ही है। अब इस हाई कोर्ट के कुछ डिवीजन्स हैं। पहली डिवीजन जो है वो क्वींस बेंच डिवीजन है। अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, एक एक को इंशाल्लाह आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। एक है
फैमिली डिवीजन और एक है आपके पास चांसलरी डिवीजन। ये तीनों हाई कोर्ट की ही सब पार्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं। अच्छा जी, हाई कोर्ट से बात चलेगी तो हाई कोर्ट्स के बाद जो इससे ऊपर पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यूके के अंदर एक कोर्ट बीच में और आ जाती है, दैट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ अपील। दैट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ अपील। सही। अच्छा, अब जो कोर्ट ऑफ अपील है उसकी भी दो जुरिस्डिक्शन है, यानी उसकी भी दायरेकार दो हैं। वो दायरेकार क्या है जनाब? वो दायरेकार ये हैं कि आपके पास नंबर वन, एक तो वही सिविल बेंच अलग है और दूसरे नंबर पे क्रिमिनल बेंच अलग है। सही। आफ्टर कोर्ट ऑफ अपील हियर कम्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यूके की बात करूं तो पहली कोर्ट कौन सी थी? मैजिस्ट्रेट होगी। दूसरी और तीसरी काउंटी और क्राउन होगी। चौथी होगी जनाब हाई कोर्ट। पांचवी होगी कोर्ट ऑफ अपील। और इसके अलावा आपके पास जो छठी कोर्ट बनती है वो बनती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। ये छह तो इंग्लिश लीगल सिस्टम के हिसाब से ये छह कोर्ट्स जो हैं वो यूके में चल रही हैं। इन छह के अलावा तीन कोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनका इंप्लीमेंट जो है, जिनका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो यूके के अंदर हो रहा है। वो क्या क्या है जनाब? नंबर वन आपके पास वो है, नंबर 7 बनता है हमारे पास, दैट इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ईसीजे लिख रहा हूं मैं खाली, यहाँ पर पढ़ते हैं चला के चल के क्या चीज है ये, ईसीजे, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। और आखिरी जो है दैट इज प्रीवी काउंसिल। दैट इज प्रीवी काउंसिल। तो बेटा जी अगर मैं इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात करूं ना, तो उस इंग्लिश लीगल सिस्टम में इंग्लैंड और यूके के तमाम तर जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो मैजिस्ट्रेट से शुरू होगा और काउंटी, क्राउन, फिर हाई कोर्ट के 3 बेंचेस, उससे ऊपर कोर्ट ऑफ अपील, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये 6 नाम मैंने बता दिए। इन 6 कोर्ट्स के अलावा मजीद जो हैं वो 3 कोर्ट्स हैं, दैट इज ईसीजे, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ईसीएचआर, दैट इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और आखिरी जो है वो प्रीवी काउंसिल है जो कि वन ऑफ द कोर्ट ऑफ यूके है। सही जी। तो ये इमेज मैंने बनाई है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिसमें तमाम तर जो आपके पास कोर्ट्स हैं उसकी हायरार्की बताई गई है। ये एरोस बता रहे हैं लोअर और अपर कोर्ट्स के बारे में। सही। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको एक एक को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग विद सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, या जो आपके पास था कोर्ट स्ट्रक्चर, उसके अंदर सबसे पहली जो बात है दैट इज मैजिस्ट्रेट कोर्ट। स्टार्टिंग विद मैजिस्ट्रेट कोर्ट। देखो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए बात करो तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो जाते हैं जनाब माइनर केसेस, मामूली नौयत की केसेस। अब मामूली नौयत की केसेस चाहे वो सिविल हो या वो क्रिमिनल केसेस हो, कोई भी केस हो, चाहे वो सिविल फॉर्म में हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मामूली सी कुछ चोरी हुई हुई है, या कोई क्रिमिनल केस हो जिसमें एक मामूली सी लड़ाई हुई हुई है, या कोई बंदा फॉर एग्जांपल शराब पी रहा है। यूके के अंदर शराब पीना नॉर्मल, सो नॉर्मल, लोग जो है वो खाने पीने के साथ वो शराब पी रहे होते हैं, तो वहां पर इट इज नॉट अ बिग ऑफेंस। सही। अच्छा, अब सबसे पहली चीज ये कि जब भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट का नाम ज़हन में आएगा तो एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से याद रखो कि हमेशा माइनर केसेस की बात हो रही होगी। माइनर केसेस जिसका जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, एक मामूली सा केस, एक छोटा सा केस है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट को मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट का नाम मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही है। एक मरतबा जो है वो मेरे भाई साहब जो है वो डबल सवारी की वायलेशन में पकड़े गए थे, तो उनकी एक दिन की हियरिंग हुई थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में तो हम गए थे वहां पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, और वहां से उनकी बेल करवाई गई थी। तो एक दिन का खाली वो एक छोटा सा मामूली सा एक ऑफेंस था, तो दैट वाज उसको, क्योंकि वो उसमें सेक्शन 144 अप्लाइड था और अलाउड नहीं थे आप लोग डबल सवारी पे चलना, तो इस वजह से जो है वो उनको पकड़ा गया था। और एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक मामूली सा केस था डबल सवारी का, तो उसमें जो भी फाइन था, कोई मेरे ख्याल में 5000 का फाइन था, वो पे करके हमने उसकी बेल करवा ली थी। तो वो कहाँ गए थे हम? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। अच्छा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जब हम गए थे ना, तो पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है, यूके में यही सिस्टम है, सिर्फ एक बंदा होता है, एक मैजिस्ट्रेट होता है। उसकी हेल्प के लिए कोई मैजिस्ट्रेट क्लर्क वगैरह वहां पे बिल्कुल मौजूद होंगे, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो नॉर्मली वो सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास होती है।
तो दो तीन बातें रिपीट, पाकिस्तान में भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सिर्फ नॉलेज के लिए है कि पाकिस्तान में भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट का नाम, जो यूके में मैजिस्ट्रेट कोर्ट है उसको पाकिस्तान में भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो डील करती है, चाहे वो सिविल केसेस हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, दोनों में कौन से, नंबर वन माइनर केसेस को, सिर्फ माइनर केसेस को, मामूली नौयत की केसेस को। तीसरे नंबर पे जो रैंकिंग का हिसाब है, रैंकिंग के हिसाब से चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, रैंकिंग के हिसाब से सबसे लोएस्ट रैंक जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का है, सबसे लोएस्ट रैंक जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट का है, सही। अच्छा, अब अगर हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें और मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर हम सिविल जुरिस्डिक्शन की बात करें, यानी कौन से ऐसे केसेस, कौन से ऐसे सिविल केसेस हैं जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुने जाते हैं, तो उसका आंसर है क्या, फैमिली प्रोसीडिंग्स। और दूसरा क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी चार्जेस और रेट्स वगैरह। बताता हूं एक एक पॉइंट क्या है। देखो, फैमिली के जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्रोविजन, फाइनेंशियल प्रोविजन क्या होता है, पाकिस्तान में भी चीज होती है कि जब आप शादी करते हो तो निकाह नामे के ऊपर जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के लिए खर्चे नाम का, खर्चा या पॉकेट मनी नाम की फॉर एग्जांपल कोई चीज कह लो, या उसकी जो देखभाल है उसके लिए अमाउंट होता है जो कि वो लिखा जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई नाचाकी होती है, मियां बीवी में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो केस फाइल किया जाता है, और ये केस ये होता है कि जी हमें जो है वो खर्चा चाहिए, कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खर्चा प्रोवाइड करे, इसलिए वाइफ का खर्चा है, या फॉर एग्जांपल बच्चों का खर्चा, बच्चों की कस्टडी या सुपरविजन के हवाले से, इस तरह की गार्डियनशिप या अडॉप्ट के अगर कोई ऑर्डर्स हैं, तो ये तमाम के तमाम मामला जो है वो फैमिली प्रोसीडिंग्स में आते हैं। और ये जो छोटे मोटे मामला हैं ये सारे के सारे कहाँ पे डील हो रहे होते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन से वाले पार्ट में, सिविल पार्ट में, सही। दूसरी चीज सुन लो, ये क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी चार्जेस एंड रेट्स। ये क्या है, आपने फेसबुक पे आप लोगों ने क्लिप देखा होगा, एक जज साहब हैं, बहुत मशहूर हैं, वो बहुत मशहूर हैं, और वो अपनी रहमदिली के लिए बड़े मशहूर हैं। जो उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, अपने क्लाइंट्स जो उनके होते हैं पेश होते हैं उनके पास सामने, उनके साथ बड़ी अच्छी फनी गुफ्तगू होती है, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू होती है, बहुत कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करते हैं, और वो केसेस को नॉर्मली जो है वो माइनस ही कर रहे होते हैं। तो वो साहब जो जज इतने मशहूर है ना, वो बेसिकली मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो मैजिस्ट्रेट हैं। और उनके पास जो नॉर्मली इतनी वीडियोस भी हम देख रहे होते हैं, वो वीडियोस कौन सी होती हैं, जिसके अंदर माइनर ऑफेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओवर स्पीडिंग की है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉन्ग पार्किंग के बड़े केसेस आते हैं कि आपने जो है वो रॉन्ग, पाकिस्तान तो नहीं है ना कि जहां दिल किया आपने जो है वो बाइक गाड़ी खड़ी कर ली, वहां पे पार्किंग की प्रॉपर प्लेस है, और वहां पे अगर आप प्रॉपर प्लेस पे पार्क नहीं करते हो तो गाड़ी आपकी उठा ली जाती है, या आपको कहीं ना कहीं फाइन किया जाता है। तो ये तमाम तरह कौन से जी, इन्फोर्समेंट। ये जज साहब क्या कर रहे हैं, ये इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, किस चीज की इन्फोर्समेंट करने का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, लागू करना। किस चीज को जी, लोकल अथॉरिटी के चार्जेस, जैसे फाइन चालान वगैरह, या रेट्स वगैरह, जो रेंट के हवाले से कुछ रेट्स के पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट का जो सेकंड हाफ है वो भी लोएस्ट रैंक है, किसमें, क्रिमिनल कोर्ट्स में। सिविल मामलात के अंदर भी जो लोएस्ट कोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, और क्रिमिनल मामलात में भी जो लोएस्ट कोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही है। सिविल केस का मैंने ऊपर बता दिया। अब यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स सुनने आपने, क्या लिखा हुआ है जी, क्रिमिनल के अंदर क्या लिखा हुआ है, दे हियर समरी ऑफेंसेस। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, समरी ऑफेंसेस। दूसरा लिखा हुआ है क्या, कमिटल प्रोसीडिंग्स फॉर इंडिक्टेबल, इंडाइटेबल, ये लैटिन वर्ड है, इसको आप इंडिक्टेबल या इंडाइटेबल पढ़ सकते हो, ठीक है। पहली चीज, ये समरी ऑफेंस क्या होता है और इंडाइटेबल ऑफेंस क्या होता है। देखो यहाँ पे ऑफेंसेस का मतलब क्या है, जुर्म है, जो आपने जुर्म किया। अगर आप पहले समरी ऑफेंस की बात करो तो समरी ऑफेंस वो तमाम तर माइनर नेचर के क्राइम्स होते हैं, ठीक है, माइनर नेचर के क्राइम्स होते हैं। ऊपर हम बता चुके हैं ना, माइनर क्राइम्स सारे के सारे कहाँ ट्रायबल होते हैं, कहाँ पे ट्राई किया जाता है इनको, इनको ट्राई किया जाता है जनाब कहाँ पे, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। जितने भी समरी ऑफेंसेस हैं, जितने भी मामूली नौयत के केसेस हैं, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, उसको हम कहां पे ट्राई करते हैं, दे आर ट्रायबल एट मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो व्हाट आर समरी ऑफेंसेस, माइनर नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं, जराइम होते हैं, उनको कहते हैं समरी ऑफेंसेस। और ये समरी ऑफेंसेस को कहां ट्राई किया जाता है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, सही। इसी तरीके से इंडिक्टेबल या इंडाइटेबल क्या होते हैं, समरी ऑफेंस से ज्यादा नेचर में, यानी एक तो बहुत मामूली नेचर है ना, लेकिन समरी ऑफेंस से ज्यादा नेचर में जो 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 केसेस होंगे, ऑफेंसेस होंगे, वो क्या होगा, वो इंडाइटेबल होगा। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जी, मर्डर के केसेस हैं,
या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, रॉबरी, छोटी मोटी मामूली सी कोई 50-60 पाउंड की चोरी है तो समरी ऑफेंस में आएगा और वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुन लेगा। लेकिन एक बैंक रॉबरी है तो उसके लिए फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं, वो एक इंडिक्टेबल या इंडाइटेबल ऑफेंस है, उसके लिए जो है फिर वो आपको सिविल के लिए काउंटी और क्रिमिनल केस के लिए क्राउन कोर्ट जाना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर स्मॉल समरी ऑफेंस है, चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल, कहां डील होगा, कहां ट्राई होगा? आंसर इज मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। लेकिन अगर समरी ऑफेंस नहीं है बेटा, अगर समरी ऑफेंस नहीं है तो फिर कौन सा ऑफेंस है? इंडाइटेबल ऑफेंस है। इंडाइटेबल ऑफेंस क्या होता है? इंडाइटेबल ऑफेंस वो होता है जो कि माइनर से थोड़ा सा अबव लेवल का हो, थोड़ा सा हाई लेवल का हो, माइनर छोटे मोटे केस से थोड़ा सा हाई लेवल हो। एग्जांपल कि अगर आपके पास एक छोटी मोटी लड़ाई है, फॉर एग्जांपल, तो एक दो लोगों में छोटी मोटी लड़ाई होगी, किसी बात के ऊपर कोई बातचीत होगी, तो वो समरी ऑफेंस है, दोनों की सुलह करवा देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें हड्डी शड्डी टूटी है तो फिर जनाब वो आपका इंडाइटेबल ऑफेंस बन जाएगा। और इंडाइटेबल ऑफेंस में अगर सिविल इंडाइटेबल ऑफेंस होगा तो वो कहां जाएगा? काउंटी कोर्ट में। अभी पढ़ते हैं उसको, वो कहां जाएगा जनाब? काउंटी कोर्ट में। और अगर आपके पास क्रिमिनल इंडाइटेबल ऑफेंस होगा तो वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा क्राउन कोर्ट में। ये फर्क थोड़ा सा याद रखिएगा, सही। अच्छा, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इज ट्रायबल आइदर वे। ट्रायबल आइदर वे का मतलब ये होता है कि वकील डिसाइड करता है कि ये हम समरी ऑफेंस में जाएंगे या इंडाइटेबल ऑफेंस में जाएंगे, सही। वकील साहब डिसाइड कर दे, कोर्ट जो है वो वकील को अलाउ करती है, जी आप डिसाइड करें कि आपने इस केस को जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास या फिर काउंटी या क्राउन में लेके जाना है। मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट को वन लाइन में थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं, अच्छे से बात सुन लीजिएगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट रैंकिंग के हिसाब से लोएस्ट कोर्ट है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर कौन से केसेस सुने जाते हैं? आंसर है सिविल केसेस भी और क्रिमिनल केसेस भी। क्वेश्चन नंबर 3, सिविल केस में कौन से केसेस? फैमिली प्रोसीडिंग्स के या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ जो लोकल अथॉरिटी के चार्जेस, चलान, फाइन्स वगैरह होते हैं, उनकी इन्फोर्समेंट के केसेस सुने जाते हैं। एक बंदे की गाड़ी का चलान हुआ है और 6 महीने हो गए, उसने चलान जमा ही नहीं कराया अब तक, तो उसको जब कोर्ट लेके जाएंगे तो वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की सिविल जुरिस्डिक्शन में आएगा। दूसरे नंबर पे क्रिमिनल केसेस भी समरी ऑफेंस वाले। समरी ऑफेंस वाले मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि माइनर नेचर के हैं। अच्छा, अब ये एक चीज जरा सुन लें, ये मैजिस्ट्रेट की एक चीज सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है कि अगर क्रिमिनल केस है और समरी ऑफेंस है तो ये कहां सुना जाएगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। ये पॉइंट सुनना है वाला, कमिटल प्रोसीडिंग्स फॉर इंडाइटेबल ऑफेंस। कमिटल प्रोसीडिंग्स, कमिटल प्रोसीडिंग का मतलब होता है इनिशियल हियरिंग। इनिशियल हियरिंग, देखिए जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है ना, उसने सुनना किसको है? समरी ऑफेंसेस को। फैसला भी किसको देना, किसका देना है? समरी ऑफेंसेस का। चाहे आपके पास मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें तो अगर कुछ समरी ऑफेंस होगा तो उसकी पूरी सुनेगा भी कौन? उसकी सुनवाई कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। उस पर फैसला भी कौन देगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट। लेकिन अगर इंडाइटेबल ऑफेंस हुआ तो ये तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है ना, ये तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बाउंड्री से बाहर जाता है। लेकिन इस केस में, इंडाइटेबल ऑफेंस के केस में, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो इनिशियल हियरिंग कर सकता है। यानी वो लोग आगे, दो जो हैं क्लेमेंट और जो डिफेंडेंट है, वो दोनों आगे, उनसे जब बातचीत सुनी गई तो उनसे बातचीत सुनने के बाद जो है वो जज साहब ने तमाम जो इनिशियल हियरिंग थी वो कर ली। उसके बाद इस इंडाइटेबल ऑफेंस पर मैजिस्ट्रेट वाला जो साहब हैं वो सिर्फ सुनवाई कर सकते हैं, चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाटा मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इस केस को फिर उनको रेफर करना पड़ता है कहां पर? क्राउन कोर्ट में। वो इस केस के ऊपर डिसीजन नहीं दे सकते। जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट वाले साहब हैं, जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, वो डिसीजन दे सकते हैं किस पर? सिर्फ समरी ऑफेंसेस पर। इंडाइटेबल ऑफेंस को पहली बात वो सुन नहीं सकते, तो जब सुन नहीं सकते तो फैसला भी नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल क्राउन कोर्ट को हेल्प करने के लिए उसको थोड़ी सी बेसिक इनिशियल चीजें, जैसे होता है ना कि मरीज को डॉक्टर के पास अगर फॉर एग्जांपल एडमिट है तो जो नर्स साहिबा होती हैं, जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स होते हैं, वो पहले आके पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं और जो बड़े डॉक्टर साहब आते हैं तो वो हिस्ट्री को देखकर सिर्फ अपना डिसीजन बता देते हैं कि कौन सी मेडिसिन दो। सेम तरीके से मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो क्राउन कोर्ट इंडाइटेबल ऑफेंसेस के लिए, क्राउन कोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ उस केस की हिस्ट्री सुन सकता है और उसमें तमाम तर जो पॉइंट्स मेंशन है वो लिख सकता है, ताकि क्राउन कोर्ट के जज साहब को उस केस की हियरिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए। होपफुली मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज क्लियर। अगर मुझे एक दो ओके मिल जाएंगे तो फिर मैं काउंटी कोर्ट पे जाता हूं। अगर कोई सवाल है, मैं एक 30 सेकंड्स के लिए यहाँ पे रुक रहा हूं, अगर कोई सवाल है तो काइंडली आप मुझसे
अच्छा जी, अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट से बात निकलेगी तो कहां जाएगी? काउंटी कोर्ट के अंदर या फिर क्राउन कोर्ट के अंदर। पहले हम सिर्फ काउंटी कोर्ट को फोकस करते हैं, काउंटी कोर्ट के ऊपर बातें करते हैं, फिर क्राउन कोर्ट की बातें करते हैं। पहली चीज सुनिए, देखिए सबसे पहली बात ये कि जो काउंटी कोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ऊपर है, ठीक है। लेवल की बात करें, हायरार्की की बात करें तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट लोएस्ट है, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट से सिविल केसेस के हवाले से बात करें तो मैजिस्ट्रेट से ऊपर कौन सी है? काउंटी है। अगर क्रिमिनल केसेस की बात करें तो लोएस्ट वहां पर भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही है, लेकिन वहां पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ऊपर कौन सी है? क्राउन है। ये फर्क याद रखना है, ठीक है। तो जनाब काउंटी और क्राउन मैजिस्ट्रेट से ऊपर है लेकिन आपस में इक्वल है। मैजिस्ट्रेट से ऊपर है लेकिन आपस में इक्वल है। अब बात सुनिए, देखिए सबसे पहली चीज ये कि नॉलेज के लिए सुन लें कि पाकिस्तान के अंदर जो ये काउंटी कोर्ट है इसका नाम है सिविल कोर्ट। पाकिस्तान के अंदर काउंटी कोर्ट को सिविल कोर्ट कहते हैं। सिर्फ नॉलेज के लिए, ये एमसीक्यू में नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। अच्छा, अगर समरी ऑफेंस है, किसमें? सिविल केस में समरी ऑफेंस है, छोटी मोटी कोई चोरी है, तो कहां सुनी जाएगी जनाब? वो सुनी जाएगी कहां पर? आपके पास मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। लेकिन अगर कोई प्रॉपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई प्रॉपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये समरी ऑफेंस नहीं है, ठीक है। एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती हैं तो इट इज नॉट अ समरी ऑफेंस, इट इज अ इनडाइटेबल ऑफेंस। तो ये डायरेक्टली कहां जाएगा? मैजिस्ट्रेट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहां जाएगा? काउंटी कोर्ट में जाएगा। सही। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि अगर सिविल केसेस के अंदर समरी ऑफेंस है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, अगर सिविल केसेस के अंदर इंडाइटेबल ऑफेंस है तो वो कहां पर जाएगा? काउंटी कोर्ट में जाएगा। सही। जैसे फॉर एग्जांपल केयरलेस ड्राइविंग वगैरह के इश्यूज हैं, ट्रैफिक वायलेशन की, सीरियस ट्रैफिक वायलेशन के इश्यूज हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट के इश्यूज हैं, मतलब जिसमें इंजरी हुई है, तो वो सारे के सारे जो है वो इस तरीके से इन कोर्ट्स में, मैजिस्ट्रेट में नहीं बल्कि अपर कोर्ट्स में जा रहे होते हैं। अच्छा, अब काउंटी कोर्ट की बात करें तो काउंटी कोर्ट के लिए दो लाइंस यहाँ पे मैं एक चीज पहले बता दूं कि काउंटी कोर्ट्स हैव सिविल ज्यूरिसडिक्शन। इनका क्रिमिनल केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये टोटली डिपेंड किस पे करती हैं? सिविल केस पर। एंड दे डील विद मेजॉरिटी ऑफ द यूके सिविल लिटिगेशन। और ज्यादातर जो केसेस हैं, क्योंकि देखिए छोटे मोटे केसेस तो नॉर्मली खुद ही सेटल हो जाते हैं, लोग आपस में सेटल कर लेते हैं, तो मैजिस्ट्रेट वाली बात इतनी बीच में शामिल नहीं होती है। लेकिन जब जरा सा सीरियस केस हो, थोड़ा सा माइनर से ऊपर नेचर का केस होता है, तो वो चीज फिर कोर्ट्स में लेके जाई जाती है। और सिविल केस अगर माइनर नेचर से ऊपर का होगा तो दैट विल बी टेकन टू द काउंटी कोर्ट। अब ये चीज जो यहाँ पे वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बात समझिएगा कि इट इज अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट तो है, ठीक है, 2-3 दफा मैं बता चुका हूँ कि काउंटी कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट है। it acts both as number 1 court of first instance, number 2 appeal court। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, नंबर 2 क्या बताया यहाँ पे मैंने? कोर्ट ऑफ अपील। अब ये दो वर्ड्स का मीनिंग पहले समझे, फिर काउंटी कोर्ट पे इसको अप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब ये होता है, फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि यहां पर द कोर्ट दैट हेयर द केस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है? द कोर्ट दैट हियर द केस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा कोर्ट जहां पे केस पहली मर्तबा सुना जाए तो वो क्या होता है? दैट इज कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरे नंबर पे ये जो काउंटी कोर्ट है, ना सिर्फ ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है बल्कि कोर्ट ऑफ अपील भी है। ये कोर्ट ऑफ अपील भी है। क्या मतलब? कि जो लोअर कोर्ट है उसके डिसीजन को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते या आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो फिर आप इस लोअर कोर्ट के डिसीजन को यू कैन अपील इट ऑन हायर कोर्ट। तो अगर ये अपील कोर्ट की बात करें तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कि उस शख्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ही हैज द राइट कि अगर वो सिविल केस है तो वो काउंटी कोर्ट में अपील कर सकता है। सही, वो काउंटी कोर्ट में अपील कर सकता है। क्या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, या आपने मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की जा सकती है? क्या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की जा सकती है? या मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है या कोर्ट ऑफ अपील है या दोनों है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं।
मैजिस्ट्रेट कोर्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, कोर्ट ऑफ अपील है, या दोनों है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैजिस्ट्रेट कोर्ट को अपील की जा सकती है? दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, गुड। दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, कोर्ट ऑफ अपील है, या दोनों है? उसका भी सबने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है। अब सुनिए बात, अब काउंटी कोर्ट पे वापस आ रहा हूं मैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक माइनर लेवल का केस था, ठीक है जी, जो कि कहां जाएगा सबसे पहले? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। वहां पर उसकी हियरिंग भी होगी, वहां पर उसकी डिसीजन मेकिंग भी होगी। हियरिंग भी हुई, डिसीजन मेकिंग भी हुई। जिस शख्स के खिलाफ वो केस गया उस शख्स को वो डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं था, तो वो क्या करेगा? वो उस केस को, अगर वो सिविल नेचर का है तो वो काउंटी कोर्ट में उस केस के ऊपर क्या करेगा? अपील करेगा। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो काउंटी कोर्ट है इट एक्टेड एज कोर्ट ऑफ अपील। ठीक हो गया। अगर इंडाइटेबल ऑफेंस है, यानी है सिविल ऑफेंस, सिविल केस है लेकिन इंडाइटेबल ऑफेंस है, यानी लोअर माइनर केस से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, तो क्या वो अब भी पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सिर्फ कौन से ऑफेंसेस जाते हैं? समरी ऑफेंसेस जाते हैं। तो क्योंकि अगर ये समरी ऑफेंस होता तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाता, एक्सेप्टेबल नहीं होता तो अपील करते काउंटी कोर्ट में। लेकिन इंडाइटेबल ऑफेंस अगर होगा तो बेटा उसका मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि इंडाइटेबल ऑफेंस डायरेक्टली काउंटी कोर्ट में आएगा। और जब एक फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बगैर मैजिस्ट्रेट कोर्ट से हुए, डायरेक्ट कहां पर आया? डायरेक्ट आया जनाब ये आपके पास काउंटी कोर्ट के अंदर। तो इस एग्जांपल के अंदर काउंटी कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बन गई। एग्रीड? बात समझ में आ गई वाली? अच्छा जी, तो इंडाइटेबल सिविल ऑफेंसेस के लिए काउंटी कोर्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, जबकि समरी ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो आ रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए काउंटी कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील है। एग्री? आगे बढ़ते हैं। काउंटी कोर्ट के अंदर जो है वो कौन कौन से मैटर्स आते हैं? नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के, एक्सेप्ट डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, एक्सेप्ट डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जी हतक इज्जत एक वर्ड पाकिस्तान में यूज होता है, आजकल पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो एक व्लॉगर हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं, सिंथिया रिची साहबा, जिनके कुछ इल्जामात हैं पीपल्स पार्टी के, सीरियस ऑफेंसेस हैं, और वो जो है वो डिफेम करने की कोशिश है। वो कहती हैं हमें डिफेम कर रहे हैं, ये कहते हैं हमें डिफेम कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर ये केसेस हैं तो ये केस जो है वो काउंटी कोर्ट में नहीं आएंगे। सही? अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट के अलावा यहाँ पे टॉर्ट का वर्ड यूज हुआ। व्हाट इज दिस टॉर्ट? टॉर्ट का मतलब पूरा चैप्टर है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 इंशाल्लाह पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आपके पेपर में 10 मार्क का सवाल आता है इस टॉर्ट लॉ में से। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इस टॉर्ट का मतलब बता देता हूँ कि टॉर्ट का मतलब होता है केयरलेसनेस, केयरलेस या नेग्लिजेंस। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर साहब हैं, वो हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, एक डॉक्टर साहब हैं और वो हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। तो देखें जब आपके पेशेंट को लेके जाते हैं ना तो हॉस्पिटल वाले आपसे एक सिग्नेचर लेते हैं पेपर के ऊपर कि जी हार्ट सर्जरी करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये लॉ है और ये हम लोग साइन भी करके देते हैं और अल्लाह के नाम पर अपने पेशेंट को उनके हवाले भी कर देते हैं। लेकिन फर्ज करें कि उस ऑपरेशन के दौरान जो हमारे डॉक्टर साहब थे, जो सर्जन थे, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी केयरलेसनेस की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया, अक्सर पाकिस्तान में बहुत केसेस होते हैं कि जी ऑपरेशन के दौरान जो टूल्स हैं वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं। एक पेट का ऑपरेशन हो रहा है और उस पेट के ऑपरेशन के अंदर कैंची, छुरी वुरी सब अंदर ही रह जाती है, तो ये केसेस बहुत हैं। तो ये क्या है? ये नेग्लिजेंस के केसेस है। तो अब वो जो पेशेंट है वो डॉक्टर पे अगर केस कर सकता है, वो केस करेगा बिल्कुल, और वो केस जो होगा दैट विल कम अंडर टॉर्ट लॉ कि जी ये डॉक्टर की नेग्लिजेंस थी, यहाँ पर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस थी, जिसकी वजह से मुझे ये इंफेक्शन या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह के केसेस भी काउंटी कोर्ट में जा रहे हैं। इक्विटेबल मैटर, इक्विटेबल मैटर जिसके अंदर कंसर्निंग ट्रस्ट मॉर्गेजेस हैं, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन वगैरह। इक्विटेबल मैटर क्या होते हैं? इक्विटेबल मैटर वो होते हैं जिनका ताल्लुक इक्विटी लॉ से होता है। अगर मैं एक डिफरेंस बताऊं आपको कॉमन लॉ का और इक्विटी लॉ का, वो डिफरेंस क्या था
कि कॉमन लॉ के अंदर जो डैमेजेस थे वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वर्थ में थे, जो डैमेजेस थे वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वर्थ में थे, जबकि जो इक्विटी लॉ था उसके अंदर जो डैमेजेस थे वो अदर देन मॉनेटरी वर्थ भी हो सकते हैं, जिसमें दो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, एक था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और दूसरा था इंजंक्शन का। सही, तो ये जो सेकंड पॉइंट है जो काउंटी कोर्ट में आ रहे हैं, ये कौन से मैटर्स हैं? ये इक्विटी मैटर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो तीन पार्टनर्स हैं और वो मिलकर कारोबार कर रहे हैं, उसमें एक पार्टनर कह रहा है कि जी मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता, ठीक है। अब वो बाकी ए और बी जो है वो सी साहब की मिन्नतें कर रहे हैं यार कि भाई आप ये नहीं करें, आप जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी पार्टनरशिप बहुत बुरे हाल में आ जाएगी, आप ये हरकत ना करें, आप हमारे फॉर एग्जांपल मेजर पार्टनर है, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं ये तुलावा नहीं, मैंने तो जाने ही जाना है, मैं तो यहाँ पे एक सेकंड नहीं रुकूंगा, आपके साथ मैंने बिल्कुल काम नहीं करना। तो वो कहेगी जी आपका नुकसान होगा, मैं आपके पैसे भर देता हूँ। लेकिन वो ए और बी कहेगा भाई आपके पैसे भरने से हमारी जो इज्जत पे मसला आएगा, हमारी जो रेपुटेशन पे मसला आएगा, उसका हम सॉर्ट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे रुकें। तो इस मैटर के अंदर जब पैसा जो है वो डैमेज को नहीं एज अ रेमेडी वर्क कर रहा, तो फिर क्या होगा? फिर जो कोर्ट है वहां पर लेके जाया जाएगा इस केस को, और वहां पे वो इंजंक्शन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की पॉइंट जो है यहाँ पर बीच में आएंगे। नेक्स्ट है जी डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड, जमीन के मामला अगर कोई है, कोई उसमें केसेस वगैरह हैं, तो वो भी काउंटी कोर्ट में आएंगे। प्रोबेट मैटर्स, प्रोबेट बोलते हैं विल को, विल का उर्दू तर्जुमा होता है वसीयत। यूके के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विल बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा नहीं है विल का, हम लोग के जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादातर विल लिखते भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि लॉ इतना सपोर्ट भी नहीं करता, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक कवानीन है और ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी है, तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया भी जो है हम अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ 1/3 को विल कर सकते हैं, हम सिर्फ 1/3 को विल कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी जो है वो अज्यूमिंग 3 लाख रुपए है, तो वो सिर्फ 1 लाख तक विल कर सकता है, जिसको चाहे वो दे, ट्रस्ट में दे दे या किसी को गिफ्ट कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जो है वो जो बाकी 2/3 है उसके ऊपर विल नहीं हो सकती। वो अकॉर्डिंग टू शरिया जो अल्लाह ने कवानीन बनाए, जिसमें वो 2:1 वगैरह इस तरह के जो शेयर्स हैं वो उसके हिसाब से ही डिवीजन होगा। लेकिन इंग्लैंड के अंदर ये प्रोबेट मैटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, उसकी विल है, तो उस विल की डिस्ट्रीब्यूशन, उस विल के ऊपर जो है एप्लीकेशन इंप्लीमेंट होना, वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो प्रोबेट मैटर्स कहलाते हैं। सही, ये भी कहा जाएंगे जनाब, काउंटी कोर्ट में जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पहले सुनेंगे फिर मैं क्राउन कोर्ट पे आता हूँ। ये जो टॉपिक है जनाब इसका नाम क्या है? नंबर 1 ट्रैकिंग है। केस मैनेजमेंट अलग हिस्सा है इसका। केस मैनेजमेंट में क्या है वो मैं बताता हूँ, पहले ट्रैकिंग की बात करते हैं। देखें काउंटी कोर्ट के अंदर जो केसेस होते हैं वो 3 ट्रैक्स के मुताबिक चलते हैं। काउंटी कोर्ट के अंदर जो केसेस होते हैं वो 3 ट्रैक्स हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि ये केस कौन से ट्रैक पे सुना जाएगा। तो जो क्लेमेंट होता है, जिसके साथ फॉर एग्जांपल जो जिसके साथ जो अग्रीव पार्टी होती है, यानी जिसके साथ फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हुआ होता है, जैसे अज्यूमिंग ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बी ने ब्रीच किया, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो ए साहब कोर्ट पहुंच गए। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि भाई ए जो है वो कितना डैमेज रिक्वायर कर रहा है, कितना डैमेज मांग रहा है। तो अगर उसका आंसर है कि जी सर मैं तो 10,000 पाउंड तक का डैमेज है, अज्यूमिंग 7,000 8,000 जो भी, मतलब विद इन 10,000 का अगर डैमेज वो क्लेम कर रहा है, तो दैट केस विल बी डील इन स्मॉल क्लेम ट्रैक। अगर वैल्यू क्लेम जो है वो 10,000 पाउंड से कम की है, तो वो ट्रैक, कौन सा ट्रैक यूज होगा उस केस के लिए? स्मॉल क्लेम ट्रैक। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर वो जो क्लेमेंट है, जो एग्रीड पार्टी जो क्लेमेंट है, वो कह रहा है जी कि मैं इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल 20,000 पाउंड जो है वो क्लेम करता हूं, तो 20,000 की लिमिट क्या है? दैट इज बिटवीन 10,000 यानी मोर देन 10,000 बट लेस देन 25,000। बिटवीन 10,000 है जी, मोर देन 10,000, क्योंकि 10,000 तक के अगर वो डिमांड कर रहा है डैमेज, तो वो कौन सा ट्रैक में चलेगा? स्मॉल ट्रैक में, स्मॉल ट्रैक के अंदर, स्मॉल क्लेम ट्रैक के अंदर। लेकिन अगर वो जो डैमेज मांग रहा है वो विद इन 10,000 ये मोर देन 10,000 बट लेस देन 25,000 या अप टू 25,000 होगा, तो उस केस का जो ट्रैक यूज होगा दैट विल बी अ फास्ट ट्रैक। थर्ड नंबर जो थर्ड है वो ये है मल्टी ट्रैक।
थर्ड क्या है जनाब, मल्टी ट्रैक। मल्टी ट्रैक का मतलब होता है कि ऐसे तमाम तर केसेस जिसके अंदर डैमेज की जो क्लेम है वो मोर देन 25,000 है, तो ऐसे डैमेजेस या ऐसे क्लेम्स के लिए जो ट्रैक यूज किया जाता है वो मल्टी ट्रैक यूज किया जाता है। ठीक है, रिपीट करो, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि काउंटी कोर्ट के अंदर जब भी कोई केस फाइल होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस केस को हमने किस ट्रैक के मुताबिक चलाना है, किस ट्रैक में चलाना है। कैसे पता लगता है कि हमारा केस जो फाइल हमने किया वो किस ट्रैक में चलेगा? आंसर इज, अगर आपका डैमेज क्लेम लेस देन 10,000 है तो स्मॉल ट्रैक क्लेम में, अगर आपका डैमेज क्लेम मोर देन 10,000 बट लेस देन 25,000 पाउंड्स है तो वो जाएगा जनाब फास्ट ट्रैक के ऊपर। और अगर मल्टी ट्रैक है, जेन में आना चाहिए, देखिए अगर कोई बंदा 25,000 पाउंड से ज्यादा का क्लेम कर रहा है तो कोई सीरियस मसला हुआ होगा ना, कोई बड़ा पंगा हुआ होगा, कोई बड़ा झगड़ा होगा, कोई छोटी मोटी लड़ाई तो नहीं होगी। इसमें 25,000 पाउंड एक ह्यूज अमाउंट है। 25,000 रुपए नहीं कह रहा, 25,000 पाउंड कह रहा हूं, पाकिस्तानी तकरीबन 40 अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 200 करें, जो अमाउंट 50,000 कितना अच्छा खासा अमाउंट, 5 लाख कुछ अमाउंट आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये ट्रैक डिवीजन है। सही, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें, थोड़ा सा सोचें, तो स्मॉल ट्रैक और फास्ट ट्रैक, स्मॉल ट्रैक और फास्ट ट्रैक, इसको हम जो डील करते हैं वो नॉर्मली हम काउंटी कोर्ट में डील कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि मल्टी ट्रैक अबव 25,000 एक बड़ा पंगा है, बड़ा झगड़ा है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको हम ले जाते हैं जनाब हाई कोर्ट के अंदर। सही, इसको हम कहते हैं जी आप इसको यहाँ पे रहने दें, आप इसको जो है वो हाई कोर्ट में डील कर लें। सही, तो ये मैंने आपको बताया ट्रैकिंग क्या हो रही है। नेक्स्ट, होपफुली ट्रैक वाली बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट जो है केस मैनेजमेंट है। देखिए केस मैनेजमेंट बड़ी सिंपल सी चीज है कि इस केस को जब फाइल किया जाता है ना, तो जो क्लर्क होता है काउंटी कोर्ट के अंदर, वो उस केस को मैनेज करने की कोशिश करता है। मैनेज करने की कोशिश के अंदर वो जो काम करता है, वो सबसे पहला काम करता है प्री एक्शन। प्री एक्शन, प्री एक्शन का मतलब क्या है? वो दो ए और बी जो दो पार्टीज हैं उनको बिठाया गया और उनसे कहा गया हाँ जी क्या मसला आपका। उसने कहा जी ये हुआ है, ऐसा हुआ, फलाना धमाका, लंबी लंबी कहानियां शुरू से सुनाने बैठ गया वो। तो क्लर्क ने कहा यार मेरी बात सुनो, आपके ये जो छोटे मोटे मसले हैं ना इनको साइड पे करें, मुद्दे की बात करें, आप पॉइंट पर आए, जो पॉइंट जिसकी वजह से आप केस करना चाहते हो। तो जनाब 10 झगड़े थे, 10 छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें से जनाब माइनस करते करते 8 पॉइंट्स को माइनस कर दिया कि चलो ये तो खैर है, अगर इसने मुझे थप्पड़ मारा था तो कोई बात नहीं, मैंने भी तो मारा था, इसने मुझे गाली दी थी तो कोई बात नहीं, मैंने भी तो दी थी। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें उस केस से माइनस करके आप मुद्दे पर आए थे, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उस पर आए थे। तो फॉर एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स का झगड़ा था, 10 पॉइंट्स के ऊपर वो बातें कर रहे थे, तो लड़ाई झगड़ा कम करते करते बच्चों वाली बातों को या छोटी मोटी बातों को माइनस करते करते आप मुद्दे की 2 बातों को लेकर आ गए। तो प्री एक्शन में क्या होगा कि जी मुद्दे पर आए। सबसे पहले चीज ये है कि जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आप ये केस कर रहे हैं वो बताएं इन पॉइंट्स में से क्या है। नंबर टू ये है कि जनाब आपने इसके अंदर जो विटनेसेस हैं, जो विटनेस हैं उनको अरेंज करना है। जैसे आप दोनों पार्टी से पूछ लेंगे हाँ जी आपके विटनेस कौन कौन है, उसके वो कुछ ना कुछ नाम देंगे। और थर्ड जो चीज इसके अंदर आती है दैट इज टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब कि फर्स्ट हियरिंग कब होगी, सेकंड हियरिंग कब होगी, अगर जरूरत पड़ेगी थर्ड हियरिंग कब होगी। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज जो है वो ये केस को निपटा दिया जाता है। विद इन 30 डेज इस केस को निपटा दिया जाता है। ठीक है जनाब, काउंटी कोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं क्राउन कोर्ट की। अच्छा जी, सबसे पहली चीज थोड़ा सा पाकिस्तानी नॉलेज भी आपको साथ साथ दे दें। क्राउन कोर्ट जिसको यूके में कहते हैं, पाकिस्तान में उसका नाम है सेशन कोर्ट। ठीक है जी, यूके का क्राउन कोर्ट पाकिस्तान में सेशन कोर्ट कहलाता है। अच्छा, अब पहली चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जी काउंटी कोर्ट और क्राउन कोर्ट सेम लेवल पर है, बस फर्क ये है कि काउंटी कोर्ट जो है वो क्रिमिनल केस में डील करता है। काउंटी कोर्ट किस में करता था? काउंटी कोर्ट किस में करता था? सिविल केसेस में। जबकि जो क्राउन कोर्ट है वो किस में डील कर रहा है जी? वो कर रहा है क्रिमिनल केसेस के अंदर। यहां पे भी वो चीज दोबारा रिपीट हो रही है, क्राउन कोर्ट भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और अपील कोर्ट के तौर पे काम करता है। क्राउन कोर्ट भी अपील ऑफ फर्स्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे काम करता है। तो जी वो काउंटी भी था। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि
जो काउंटी कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है फॉर इंडाइटेबल ऑफेंसेस ऑफ सिविल नेचर। रिपीट, काउंटी कोर्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है फॉर इंडाइटेबल ऑफेंसेस ऑफ सिविल नेचर। क्राउन कोर्ट भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, पर इसमें नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा? क्रिमिनल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, वो 2-4 मुक्के शुक्के चले, तो जनाब वो कौन से कोर्ट में डील करेंगे उसको? क्रिमिनल ऑफेंस है ये, पर कौन से कोर्ट में जाएगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। वहीं पे सुलह शुलह हो जाती है, थोड़ा बहुत फाइन हो जाता है। लेकिन अगर कोई मर्डर का केस है तो वो डायरेक्टली उसकी हियरिंग शुरू ही कहां से होगी? दैट इज क्राउन कोर्ट से। उसकी हियरिंग शुरू ही कहां से होगी जनाब? क्राउन कोर्ट से। दूसरा, यही क्राउन कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। कहां से केस आएगा यहां पर? मैजिस्ट्रेट कोर्ट से। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से वो तमाम तर केसेस जो समरी ऑफेंस से पर क्रिमिनल नेचर के ऑफेंस से, जिसका डिसीजन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दे दिया लेकिन वो डिसीजन एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज नहीं था, तो वो केस को अपील किया जाएगा कहां पर? क्राउन कोर्ट में। क्यों? अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट का समरी ऑफेंस का सिविल केस होगा जिसका डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो उसको अपील किया जाता है काउंटी कोर्ट में। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट का डिसीजन शुदा समरी ऑफेंस जो कि क्रिमिनल नेचर का होगा, उसको अपील किया जाएगा कहां पर? क्राउन कोर्ट के अंदर। ठीक है? इट डील्स विद ऑल इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस। इट डील्स विद ऑल इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस। और जो क्राउन कोर्ट है उसके अंदर तमाम तर जो क्रिमिनल केसेस हैं नॉर्मली उनको डील किया जा रहा होता है। ठीक है जनाब, यहां तक कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल टेक अ 30 सेकंड ब्रेक, और इसमें अगर किसी को कोई मसला है तो काइंडली यू कैन आस्क। सवाल पूछना तो बेटा माइक आप ओपन कर सकते हो, यू आर अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ। और अगर ओके की रिपोर्ट है तो काइंडली 2-3 ओके अगर मुझे मिल जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल ऑफ सुकून आ जाएगा। ट्वेंटी सेकेंड्स, अगर कोई सवाल पूछना है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। इफ इट इज ओके काइंडली गिव मी अ ओके। टेन सेकेंड्स। दो ओके आए, बाकी लोग जाग रहे हैं ना, होपफुली। कमिटल प्रोसीडिंग्स सुन ले भाई, एक क्वेश्चन आया है कमिटल प्रोसीडिंग्स क्या होता है। देखो मैंने भी यहाँ पे बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं उज़ैफा कमिटल प्रोसीडिंग के बेटा आपको एक एग्जांपल में रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद चीजें इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक, अच्छा जी अब बात करते हैं जनाब हाई कोर्ट की। अब तक हमने 3 कोर्ट्स को पढ़ लिया। 3 कोर्ट्स कौन से पढ़े हमने? हमने स्टार्ट किया था मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, उसके बाद जो नेक्स्ट था दैट वाज क्राउन कोर्ट और काउंटी कोर्ट। अब अगर क्राउन कोर्ट में डिसीजन हुआ, काउंटी कोर्ट में डिसीजन हुआ, तो अगर उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो अब जो अपील होगी वो कहां होगी? हाई कोर्ट में। अब जो अपील होगी वो कहां होगी? हाई कोर्ट में। अच्छा जी, जो यूके का हाई कोर्ट है, यानी जिस कोर्ट को यूके में हाई कोर्ट बोलते हैं, पाकिस्तान में भी उस कोर्ट को हाई कोर्ट ही कहते हैं। तो यहां पर हम दोनों के नाम सेम है। पाकिस्तान के कोर्ट का नाम भी सेम है और यूके के कोर्ट का नाम भी सेम है। अच्छा अब सुनना है, पहले थोड़ा सा मैं पाकिस्तान की नॉलेज दे दूं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह यूके पे चलते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं वो सिंध हाई कोर्ट है, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट है, इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट है, कोयटा हाई कोर्ट होती है, सही है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, और इन पांचों के जो ऊपर है वो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। सही, मैं सिंध हाई कोर्ट की बात कर देता हूँ। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है तकरीबन 27 जजेस है। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के साथ टोटल 27 जजेस हैं, और उन 27 जजेस को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कुछ ऐसे जजेस हैं हाई कोर्ट के अंदर जो सिविल केसेस को डील करते हैं, और कुछ ऐसे जजेस हैं जो कि क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पाकिस्तान का है। सिंध हाई कोर्ट का मैं बताऊं तो जी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, या लाहौर हाई कोर्ट का बताऊं तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 60 जजेस हैं, टोटल 60,
और 30-30 डिवीजन है। 30 जो है वो सिविल जज है, सिविल केसेस को डील करते हैं, और 30 जजेस जो हैं वो आपके पास क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। सही। अच्छा, एक चीज बेटा और इसमें सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर एक ही जज है, वही क्लर्क की हेल्प से केस को डील करके अपने लॉ वगैरह अप्लाई करके आंसर दे देता है। काउंटी कोर्ट या क्राउन कोर्ट या हाई कोर्ट या इससे ऊपर जितनी भी कोर्ट्स हैं वो सब के सब ज्यूरी में काम करते हैं, ज्यूरी में काम करते हैं। ठीक है, एक पैनल में काम करते हैं, यानी अकेला जज नहीं सुन रहा होता, वहां पे 2-3 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज, इस तरीके से ऑड नंबर्स के अंदर नॉर्मली एक ज्यूरी बनाई जाती है। और ऑड नंबर में इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर कोई डिसीजन होता है तो क्योंकि तीनों के, अगर फॉर एग्जांपल 5 जजेस की एक ज्यूरी है तो वो क्योंकि उनके कंसेंसस से होता है तो इसमें ऑड नंबर रखे जाते हैं ताकि हमें एक क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 जजेस की ज्यूरी बनाऊं, 2 कहें यस, 2 कहें नो, तो क्या मैं डिसीजन ले सकूंगा? आंसर इज नो, मैं डिसीजन नहीं ले सकूंगा। लेकिन अगर मैं 5 जजेस की ज्यूरी बनाऊंगा तो उसमें क्लियर मेजॉरिटी मुझे मिल जाएगी, चाहे वो 5-0 की सूरत में हो, चाहे वो 4-1 की सूरत में हो, चाहे वो 3-2 की सूरत में हो, एटसेट्रा। सही जी। तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सिंगल जज होता है, बाकी काउंटी कोर्ट, क्राउन कोर्ट या इसके अलावा जो हाई कोर्ट वगैरह सबके अंदर जो है वो ज्यूरीज होती है। सही। तो यहाँ पे हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो इंग्लैंड के हाई कोर्ट की बात करते हैं। इंग्लैंड के हाई कोर्ट के अंदर जो है, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आपके पास, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उन्होंने 3 डिविजन्स की हुई है। इंग्लैंड के हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जनाब 3 डिविजन्स की हुई है, 3 बेंचेस बनाए हुए, 3 डिवीजन बनाए हुए। वो 3 डिवीजन कौन से हैं जनाब? नंबर 1 इज क्वींस बेंच डिवीजन, नंबर 2 इज चांसरी डिवीजन, नंबर 3 इज फैमिली डिवीजन। नंबर 1 इज क्वींस बेंच डिवीजन, नंबर 2 इज चांसरी डिवीजन, और नंबर थर्ड वन इज फैमिली डिवीजन। नंबर थर्ड वन इज फैमिली डिवीजन। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वींस बेंच डिवीजन सुनना है। क्वींस बेंच डिवीजन के अंदर जो केसेस सुने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ये 3 डिवीजन उन्होंने कर दी, जैसे पाकिस्तान में सिविल और क्रिमिनल में डिवाइड किया हुआ, तो यहाँ पर 3 जो डिविजन हैं, क्वींस बेंच डिवीजन, चांसरी डिवीजन और इसके अलावा फैमिली बेंच डिवीजन। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फैमिली बेंच डिवीजन से। क्यों? क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि जी इसमें अंदर वो तमाम तर केसेस होंगे जो फैमिली रिलेटेड होंगे, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस हैं, शादी वगैरह के केसेस हैं, फैमिली प्रॉपर्टी केसेस हैं, प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, उनकी गार्डियनशिप, अडॉप्शन या कस्टडी के केसेस अगर होते हैं तो उसकी अपील कहाँ पे की जाती है? फैमिली डिवीजन के अंदर। अपील्स फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन फैमिली मैटर्स, अपील्स फ्रॉम काउंटी कोर्ट्स ऑन फैमिली मैटर्स, यानी वो तमाम के तमाम मैटर्स जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने डिसीजन लिया हो या काउंटी कोर्ट ने डिसीजन लिया हो, तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट की फैमिली डिवीजन में करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट की डिवीजन में करेंगे। तो फैमिली कोर्ट आसान है जी। हाई कोर्ट की जो 3 डिवीजन, उसमें पहली डिवीजन हमने फैमिली डिवीजन पढ़ी है, और फैमिली डिवीजन नाम से ही जाहिर है कि उसके अंदर वो तमाम तर केसेस डील होते हैं, वो तमाम तर केसेस अपील होते हैं, जिस जो कि कहां से अपील आई होती है उनकी? नंबर 1 मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आई हो या काउंटी कोर्ट से आई हो। ठीक है, उसमें शादी ब्याह के केसेस हैं, फैमिली की प्रॉपर्टी के केसेस हैं, ये तमाम तर, या बच्चे की कस्टडी या बच्चे की हायरशिप या गार्डियनशिप के हवाले से जो बातें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आई होती है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट बेंच है वो हमारे पास बेंच है हमारे पास, दैट इज क्वींस बेंच डिवीजन। क्वेश्चन है जी सर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट में अपील हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसके अंदर फिर जब ये बेटा जो ये पॉइंट है ना, ये कहलाता है जनाब आपके पास जो क्वेश्चन अल्तमश आपका, उसका आंसर पहले करो फिर आगे बढ़ कर रहे हैं। क्वींस बेंच डिवीजन की बात करते हैं। क्वींस बेंच डिवीजन डील्स मेनली विद द कॉमन लॉ मैटर्स। कॉमन लॉ मैटर कौन से? कॉमन लॉ मैटर्स कौन से होते हैं? कॉमन लॉ मैटर्स कौन से होते हैं? कॉमन लॉ मैटर्स कौन से होते हैं जनाब? कॉमन लॉ मैटर्स होते हैं जिसके अंदर डैमेजेस जो है वो इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू दिए जाते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू दिए जाते हैं। नोट्स बेटा ग्रुप में शेयर हो गए थे, आप सबको होपफुली मिल गए होंगे। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो जब ऐड होंगे तो मैं एक दफा दोबारा शेयर कर दूंगा, अदरवाइज चैप्टर 1 के पूरे नोट्स जो है मैंने आज शेयर कर दिए। सेकेंड वन इज जो इसकी टाइप जो 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 केसेस इस क्वींस बेंच डिवीजन डील करती है, उसमें पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट केसेस, ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्रिमिनल केसेस हैं, और थर्ड नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है वो है प्रोग्रेटिव ऑर्डर्स। प्रोग्रेटिव ऑर्डर्स ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस टू इंफीरियर कोर्ट,
इंस्ट्रक्शंस टू इंफीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए जो इंफीरियर कोर्ट है वो कौन सी है, जो हाई कोर्ट है उसके लिए इंफीरियर कोर्ट बनती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी इंफीरियर है और इस तरीके से काउंटी और क्राउन कोर्ट भी इंफीरियर कोर्ट है, उससे तो लोअर लेवल पर आती है ना। तो ये क्या इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोगेटिव ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट हैज द राइट टू ऑर्डर टू इट्स इंफीरियर कोर्ट्स, यानी काउंटी कोर्ट, क्राउन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, टू ऑपरेट इफेक्टिवली। ठीक है जी। तो इस क्वींस बेंच डिवीजन का एक सुपरवाइजरी रोल भी होता है, सुपरविजन का रोल भी होता है क्या, कि ये जो इससे लोअर कोर्ट्स हैं उनको भी चेक रख रही होती है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस पास कर रही होती है कि अगर ये हाई कोर्ट देखे कि जनाब ये कोर्ट सही, अब ये कैसे पता लगेगा, फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है वो ऐसे केसेस की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है जो कि अपील में आ रहे हैं, जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कहीं है कि डिसीजन में प्रॉब्लम है ना। तो अगर हाई कोर्ट जो है वो अपील सुनती है और वो ये समझती है, देखती है कि यार जो निचले कोर्ट्स हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग सही से नहीं कर रहे हैं, वो लॉ की एप्लीकेशन सही से नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव द राइट टू पास अ प्रोगेटिव ऑर्डर, जिसके अंदर वो अपने लोअर यानी इंफीरियर कोर्ट्स को ये बताती है कि जी आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, इन चीजों को ठीक करें और इफेक्टिवली काम करें, एफिशिएंटली काम करें। तो ये तीन काम क्वींस बेंच डिवीजन में और होते हैं। कौन से तीन केसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट केसेस है, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट केसेस है, नंबर 2 क्रिमिनल केसेस है, नंबर 3 प्रोग्रेटिव ऑर्डर्स हैं। सही। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट के हवाले से बात करें तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डिवीजन है, वो है चांसरी डिवीजन। कई दफा ये सवाल आपके पेपर में आ रहा होता है और सवाल ये होता है कि जनाब आप ये बता दें कि चांसरी डिवीजन में कौन से 5 केसेस जो हैं वो डील होते हैं, चांसरी डिवीजन में कौन से 5 केसेस डील होते हैं। तो याद रखिएगा, पहली चीज ये है कि चांसरी डिवीजन का जो हेड होता है उसका नाम क्या है, लॉर्ड चांसलर। चांसरी डिवीजन का जो हेड है उसको हमने नाम क्या दिया जी, लॉर्ड चांसलर का। तो 5 केसेस जो कि चांसरी डिवीजन में डील होते हैं, नाम अच्छे से याद रखिएगा कि आपके पास एमसीक्यू कैसे आएगा कि जी आउट ऑफ दीज 4 व्हिच केस इज नॉट डेल्ट इन चांसरी डिवीजन। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से चूज करना होगा कि कौन सा डील होता है या कौन सा डील नहीं होता। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके 5 का रट्टा लगा होगा पक्का कि चांसरी डिवीजन में कौन से केसेस डील होते हैं। तो नंबर 1 इज ट्रस्ट एंड मॉर्गेज। मॉर्गेज का पता है ना क्या होता है, कोई चीज गिरवी रखवा के कर्जा लिया जाता है, जो कोई चीज गिरवी रखवा के अगर आप कर्जा लेते हो दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। यूके में ये चीज बहुत ज्यादा है कि मॉर्गेज पे घर मिलते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यूके में ये चीज बहुत ज्यादा है कि बैंक से आप सिर्फ 10% पे करते हो। अज्यूमिंग 1 लाख पाउंड का एक घर है तो आप सिर्फ 10% पे करो और बाकी का जो घर है वो बैंक ले लेता है मॉर्गेज करके, और आप जो है उसको पर मंथ या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप उसको इंस्टॉलमेंट या रेंटल्स पे कर रहे होते हो, विद इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो। तो अगर उसकी रेंटल्स की पेमेंट में कोई मसले वगैरह आते हैं तो दैट इज डेल्ट इन चांसरी डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। दूसरा क्या है, रेवेन्यू मैटर्स हैं कि जो आमदनी के जराए हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई केस वगैरह है तो वो भी चांसरी डिवीजन में आएगा। बैंकरप्सी, बैंकरप्सी, बैंकरप्सी ये क्या होता है, बैंकरप्सी कहते हैं व्हेन लायबिलिटी आर ग्रेटर देन एसेट्स, यानी आप पे जो कर्जा है वो आपके एसेट्स पूरा नहीं कर सकते। अज्यूमिंग मेरे पास 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं और मेरे ऊपर 80,000 रुपए का फर्ज करे कर्जा है, तो क्या ये कर्जा मैं अदा कर सकता हूं? आंसर इज बिल्कुल अदा कर सकते हैं। 1 लाख के आपके पास एसेट्स हैं, उन एसेट्स को बेचें और आप अपना कर्जा अदा कर दें। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को रिवर्स करूं, और रिवर्स ये है कि जनाब मेरे पास 1 लाख रुपए का कर्जा है मुझ पर और मेरे पास एसेट सिर्फ 80,000 रुपए के हैं, तो क्या मैं अपने 80,000 रुपए के एसेट्स की मदद से 1 लाख रुपए की लायबिलिटी अदा कर सकता हूं? आंसर इज नो, मैं अदा नहीं कर सकता। तो जब अदा नहीं कर सकता तो इस वजह से ये कंडीशन, जब मेरी लायबिलिटीज जो हैं वो मेरे एसेट से ज्यादा हो गई, ये कंडीशन क्या कहलाती है, बैंकरप्सी कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक शख्स को उधार दिया हुआ है और मुझे ये पता लगा यार कि मेरा कर्जा ज्यादा है और उसकी लायबिलिटीज उसके ऊपर ज्यादा है और एसेट्स उसके पास कम है, तो मैं उसको कोर्ट लेके जाऊंगा कि भाई इससे मुझे मेरा कर्जा वापस लेके दे। तो ये केस कहां डील होगा बैंकरप्सी का, चांसरी डिवीजन में। नेक्स्ट इज disputed wills and administration of estate of deceased person। यानी अगर कोई डिस्प्यूटेड विल है कि जी जाली विल का बड़ा सीन होता है पाकिस्तान में, जाली विल एक जाली विल थी जो कि बहुत मशहूर है,
उसके अलावा जो है ऐसा शख्स जो कि जिसका इंतकाल हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी के अगर कोई मसले मसाइल हैं, स्टेट के कोई मसले मसाइल है तो उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, सेल परचेज वगैरह सारी कहानियां जो उससे रिलेटेड है वो सारी की सारी चांसरी डिवीजन में डील होती हैं। और आखिरी क्या है, पार्टनरशिप या कंपनी के जो मैटर्स हैं, पार्टनरशिप के या कंपनी के मैटर्स। ऑल्दो कंपनी मैटर्स के लिए अलग से कंपनी कोड भी है, यूके के अंदर कंपनी कोड भी है, वो भी चांसरी डिवीजन का ही पार्ट है और वो कंपनी कोड है जो कि कंपनी के मामला देख रही होती है। सही जी, होपफुली हाई कोर्ट क्लियर हो गया। हाई कोर्ट की मैं बातें रिपीट कर देता हूँ। हाई कोर्ट के अंदर 3 डिवीजन में सब डिवाइड हुआ हुआ है। 3 डिवीजन कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्वींस बेंच डिवीजन, जिसमें कौन से केसेस डील करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट के, कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट के, नंबर 1। नंबर 2 क्रिमिनल केसेस जो कि अपील किए जाते हैं फ्रॉम क्राउन कोर्ट। नंबर 3 कौन से हैं? प्रोग्रेटिव ऑर्डर्स हैं, जिसमें हाई कोर्ट या क्वींस बेंच डिवीजन एज अ सुपरवाइजर का रोल प्ले कर रहा होता है और अपने से इंफीरियर कोर्ट यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, काउंटी कोर्ट या क्राउन कोर्ट के अंदर होने वाले मामला को चेकआउट कर रहा होता है, देख रहा होता है और उसमें पाई जाने वाली कोई भी इनएफिशिएंसी के खिलाफ ऑर्डर्स देता है कि आप इस चीज को ठीक करें। दूसरे नंबर पे फैमिली डिवीजन है। फैमिली डिवीजन नाम से ही जाहिर है कि फैमिली रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो यहाँ पर डील होंगे, चाहे वो शादी ब्याह के मसाइल हो, चाहे वो बच्चों की कस्टडी, गार्डियनशिप, अडॉप्शन, इस तरह के मसाइल हो, ये सारे के सारे, या फैमिली प्रॉपर्टी केसेस के मसाइल हो, ये सारे के सारे जो है वो फैमिली बेंच डिवीजन में जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से है वो है कि चांसरी डिवीजन में कौन से 5 केसेस डील होते हैं। दिल में मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा। नंबर 1 ट्रस्ट एंड मॉर्गेज, नंबर 2 आपके पास है रेवेन्यू मैटर्स, नंबर 3 बैंक्रप्सी, नंबर 4 डिस्प्यूटेड विल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन, डिसीज मतलब जिसका इंतकाल हो गया उस शख्स के बारे में, और 5वां कौन सा है जनाब? पार्टनरशिप एंड कंपनी मैटर्स, पार्टनरशिप एंड कंपनी मैटर्स। तो ये आपके पास हाई कोर्ट हो गया। सही, अच्छा जी, हाई कोर्ट में डिसीजन के बाद, हाई कोर्ट में डिसीजन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कोर्ट ऑफ अपील, दैट इज कोर्ट ऑफ अपील। हाई कोर्ट से बात निकली, लोगों को हाई कोर्ट का डिसीजन भी समझ नहीं आया, तो अब जो आप अपील करोगे, पाकिस्तान में कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, पाकिस्तान में कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, सही है? तो अब जो अपील होगी यूके के अंदर हाई कोर्ट के बाद वो होगी कहां पर? कोर्ट ऑफ अपील में। और नाम से ही जाहिर है कि इधर क्योंकि ये कोर्ट ऑफ अपील है और एक ही है, तो यहाँ पर क्रिमिनल केसेस की अपील भी होगी और सिविल केसेस की अपील भी होगी। तो इसमें 2 डिविजन्स हैं, कोर्ट ऑफ अपील में 2 डिविजन्स हैं। कौन कौन सी? एक सिविल डिवीजन है और दूसरी जो है वो क्रिमिनल डिवीजन है। तो सिविल डिवीजन नाम से ही जाहिर है कि कोर्ट ऑफ अपील का ये वो हिस्सा है जहां पर हाई कोर्ट या काउंटी कोर्ट से वो वाली अपील्स होती हैं जो सिविल मामलात के अंदर हो। और कोर्ट ऑफ अपील क्या करता है? कोर्ट ऑफ अपील 2 बातें करता है, या तो हाई कोर्ट या काउंटी कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसको अपहोल्ड करता है। अपहोल्ड करने का मतलब क्या होता है जनाब? अपहोल्ड करने का मतलब होता है सपोर्ट करना, कि हाँ जी कोर्ट ऑफ अपील में आप बात लेकर के आपने कहा जी हाई कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की है, कोर्ट ऑफ अपील ने आपका केस देखा और आपके हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया। अपहोल्ड कर दिया मतलब सपोर्ट किया कि जी हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। या यही कोर्ट ऑफ अपील या तो सपोर्ट कर देगा, अपहोल्ड कर देगा, या फिर रिवर्स कर देगा पहले वाले डिसीजन को और ऑर्डर देगा कि जी नया ट्रायल किया जाए, ऑर्डर देगा कि नया ट्रायल किया जाए। सेम विल गो विद क्रिमिनल डिवीजन एज वेल, लेकिन बस ये फर्क आएगा कि क्रिमिनल डिवीजन के अंदर जो अपील आएगी वो कहां से आएगी जनाब? हाई कोर्ट के क्वींस बेंच डिवीजन से या फिर क्राउन कोर्ट से। और यहां पर भी यही होगा कि इसको कहा जाएगा कि जनाब आप क्रिमिनल केसेस को जो है वो रिव्यू करें, दोबारा से देखें और गवर्नमेंट कंसीडर करे कुछ पॉइंट्स ऑफ लॉस को एट द रिक्वेस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल। ठीक है, गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो क्रिमिनल केस होता है उसमें कौन प्रोसिक्यूट कर रहा होता है? स्टेट प्रोसिक्यूट कर रही होती है। उसमें एक पार्टी तो मुजरिम है और एक पार्टी कौन है? एक पार्टी जो है वो आपके पास, एक तो पार्टी मुजरिम है और दूसरी पार्टी कौन सी है? दूसरी पार्टी जनाब आपके पास होती है प्रोसिक्यूटर जो होता है वो स्टेट होता है। तो क्रिमिनल केस के अंदर जिस तरह मैंने अभी आपको एक केस था हमारे पास, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, शाहरुख जतोई साहब। तो शाहरुख जतोई साहब ने शाहजेब नाम के एक बच्चे को फायर करके गोली मार के उसको हिलाक कर दिया था। हालांकि क्योंकि वो थोड़ा पावरफुल बंदा था तो उसकी जो शाहजेब था उसके पेरेंट्स ने खून माफ किया और खून बहा तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए लिए और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए। माफ कर दिया और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, पैसे लेके माफ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए। लेकिन अब तक जो है वो गवर्नमेंट उसकी जान नहीं छोड़ रही।
उन्होंने तो माफ कर दिया, पर गवर्नमेंट उसकी जान नहीं छोड़ी, और गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट में लेके चल रही है केस को कि जनाब आप ये केस जो है इसको थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करें, और जो खून बहा के ऊपर माफी दे दी जाती है तो इस तरह के क्रिमिनल को जो है हम एज अ स्टेट माफ नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया अटॉर्नी जनरल का, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया जनाब अटॉर्नी जनरल का। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल जो है वो एक गवर्नमेंट का वकील होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का वकील होता है, गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है। तो जो भी आपके पास गवर्नमेंट के मसाइल होते हैं, वो गवर्नमेंट के तमाम तल मसाइलों को जो है वो इस अटॉर्नी जनरल साहब की बात होती है कि ये जो है वो उन तमाम तर केसेस को डील कर रहा होता है। ठीक है जी, होपफुली कोर्ट ऑफ अपील तक कोई मसला नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आंसर है, कोई भी आपके पास क्वेरी है तो यू कैन आस्क।